All my friends and my colleagues. I am also an alumnus of this institute only. So let me share a few experiences. Thank you. Next slide. ओके, आज की दोपहर आप सबसे मिलके बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं चूंकि लगभग पिछले 38 साल से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ रहा हूं, ये कह सकता हूं कि ऑर्गेनाइज्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ज्वाइन करने वाला पहला आयुर्वेद पोस्ट ग्रेजुएट मैं ही था। इससे पहले लगभग मैं 5 या 6 साल कौमार भत्ते का पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, इसीलिए टीचिंग का काम किया, लेकिन उसके बाद इंडस्ट्री का बुलावा आया तो इंडस्ट्री में चला गया। ये समझ लीजिए कि मेरा धर्म परिवर्तन हो गया थोड़ा बहुत, कौमार भत्ते से द्रव्यगुण रसशास्त्र की ओर चला गया। ओके, तो लेट मी शेयर फ्यू एक्सपीरियंसेस, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ सीधे साधे। ठीक है, मेरे पहले डॉक्टर देव पुजारी साहब ने काफी कुछ इसके बारे में बता दिया, लेकिन मैं जहां तक जैसे वो प्रैक्टिस की बात कर रहे थे, मैं सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आने वाले ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी के लिए क्या करियर हो सकता है, क्योंकि ये काफी बड़ी इंडस्ट्री है और काफी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है और ऐसी अपॉर्चुनिटीज जहां पर आयुर्वेदिक लोगों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जहां पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दवाई बनाने की बात होती है बहुत सारे पहलू रहते हैं और आज की तारीख पर मैं ये कर सकता हूं कि लगभग 80% से ज्यादा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो आयुर्वेद वालों को मिलनी चाहिए वो सारे मॉडर्न फार्मास्यूटिकल, मॉडर्न केमिस्ट्री से रिलेटेड लोगों को मिलती है, जो कि आयुर्वेद के द्रव्यगुण रसशास्त्र या काय चिकित्सा के पोस्ट ग्रेजुएट्स को मिल सकती है। तो उन्हीं अपॉर्चुनिटीज की मैं बात करूंगा। सबसे पहले हम जब बात करते हैं एवेन्यूज की बात करते हैं, तो लेट मी टेल यू, एवेन्यूज उस रास्ते को कहा जाता है जो कि रास्ते को और अपने घर के रास्ते को ब्यूटीफाई करने के लिए बनाया जाता है। एवेन्यूज सादी सड़क को नहीं कहा जाता है। टूटी खड्ड फूटी उबड़ खाबड़ सड़क को लेकर उसके चारों तरफ पेड़ लगाना और अपने रास्ते को ब्यूटीफाई करना हमारे लिए भी लगभग ऐसी ही जिम्मेदारी है। तो जैसा इन्होंने भी बताया, मैं यही बताऊंगा कि सबसे पहले अगर यदि हमको इंडस्ट्री में रास्ते बताने, मैं ज्यादा उसी पर फोकस करूंगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बिना उसके तो पुराना जमाना नहीं कि वैद्य अपने आप से बनाता है, 5 गांवों में घूम लेगा और डाल लेगा। आज की ऐसी बात हो जाती है कि हम सबको मोर और लेस ऑर्गेनाइज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे डिपेंड करना, चाहे वो क्लासिकल आयुर्वेदिक हो या मॉडर्न आयुर्वेदिक हो या ब्रांडेड हो या कुछ भी हो। और उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसके चलते पिछले 40-50 साल में आयुर्वेद की जितनी प्रगति होनी चाहिए थी या आयुर्वेद के लोगों की जितनी उतनी नहीं हो सकी, और वहां पर कहाँ पर हमारे लेकिन और कहाँ पर हम कर सकते हैं और कहाँ पर आने 15 या 20 साल में अपने लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो इसमें सबसे पहले जैसा अपन देख रहे हैं नीड्स एंड गैप्स, सबसे बड़ी चीज है कि जो भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट ये सोचता है कि नहीं, मेरा ध्यान ज्यादा रिसर्च पे रहेगा, प्रोडक्ट्स बनाने पे रहेगा, प्रोडक्ट्स के कल्टीवेशन पे रहेगा, हर्ब्स के सारी चीजों की शोधन वगैरह पे ध्यान रहेगा, तो उनको सबसे पहले देखना चाहिए कि मार्केट में नीड्स क्या है, इस समय कौन सा मार्केट। जैसा आप देख रहे होंगे कि प्रिवेंटिव आयुर्वेद का मार्केट चल गया है, न्यूट्रास्यूटिकल और डायटरी सप्लीमेंट्स का मार्केट पिछले काफी सालों से है। इसका मतलब ये है कि जहां तक ट्रीटमेंट वाले आयुर्वेद की प्रैक्टिस की बात है, लोग आज भी या तो प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर पे डिपेंड करते हैं जो अपने पास की बनी हुई दवाइयां, शास्त्रीय दवाइयां देता है, या फिर ऐसी दवाइयां देता है जिसके पीछे कुछ एविडेंस बेस है। तो कहां पर आयुर्वेदिक दवाइयों की जरूरत है, चाहे वो प्रिवेंटिव में हो चाहे क्यूरेटिव में हो, उनको देखने की, और वहां पे गैप्स कहां पर है, नीड्स हैं उसके साथ गैप्स। फॉर एग्जांपल आप बात करेंगे, कॉमन खांसी सर्दी वगैरह होती है तो हर किसी को पता आयुर्वेदिक कॉफ सिरप चलता है। जॉइंट्स की पेन की बात होती है तो या तो गुगुलू प्रिपरेशन चले हैं, मार्केट में अवेलेबल जो भी प्रिपरेशन है चल जाते हैं। ये एक 2-3 चीजें तो ऐसी है जो कि आज तक मालूम की जा सकी, बहुत सारी चीजें अभी तक मालूम नहीं हुई। तो कहाँ नीड्स है और कहाँ गैप है, फॉर एग्जाम्पल। और ये भी सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इसमें इस बात की है कि हमको ये उसमें देखना जरूरी हो जाता है कि वहां पर इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज का है। अगर आप देखो, गौर करो, अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो हम ये पाते हैं कि आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी जगह जहां अपॉर्चुनिटीज, लेकिन हम लोगों ने कुछ ज्यादा नहीं किया। लेट मी टेल यू, ये नेगेटिव पॉइंट है। क्षार सूत्र का कंसेप्ट, कॉमन क्षार सूत्र से लेके उसका फिस्टुला में जो डॉक्टर पी देशपांडे ने गया, वो लीगेसी आगे बढ़ती गई। आज भी वो दुनिया में अपनी जगह कुछ ना कुछ उन्होंने एस्टेब्लिश किया है। ऑनलाइन एजुकेशन बहुत पॉपुलर हो गया पिछले 25-30 साल में, अब आजकल हर जगह में शुरू हो गया, लेकिन वो एक जमाने में जीवा आयुर्वेद के कोई प्रताप चौहान है वहां के हरियाणा के, उन्होंने कर दिए।
ऐसी बहुत सारे रोग हैं, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में कम से कम 10-20 अपॉर्चुनिटीज का तो देव पुजारी साहब ने डिस्कस किया, वो हमारे सामने है। तो हमारे लिए ये देखना जरूरी है कि अपॉर्चुनिटी कहां पर है और गैप्स कहां पर है, उस हिसाब से हम उनकी नीड्स को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब अगर हमने ये देख लिया, हमारी सेकंड जिम्मेदारी है कि हमको अपना रास्ता साफ करना है। उस रास्ते पर पहुंचने के लिए हमको क्या क्या चीजों की जरूरत है वो अपने आप से सवाल करो, अपने आप रास्ते बनते चले जाएंगे। उसके बाद थर्ड आता है कि एक टाइम फ्रेम डिसाइड करना। ऐसा नहीं कि आप जिंदगी भर कुछ कर रहे हैं। तो एक पुराने जमाने में राम मनोहर लोहिया का एक शेर याद आता है मुझे, कुछ लोग जिंदगानी के ऐसे सफर में हैं, दिन रात चल रहे हैं मगर घर के घर में हैं। मंजिल तो खुश नसीबों के हिस्से में आ गई, पर बदनसीब लोग अभी तक सफर में। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप रास्ते पे आगे बढ़ते हैं तो हमको एक टाइम फ्रेम डिसाइड करना, 2 साल 5 साल, इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि 30 साल 40 साल वैसा नहीं लगना, क्योंकि अगली जनरेशन भी आने वाली है। और लास्ट में हमको रास्ते डिसाइड करते हैं, और इसके लिए हमको ये चाहिए कि हमारे अंदर रिसर्च एक्यूमेन क्या है। अगर हम रिसर्च में जाते हैं तो रिसर्च में जाइए इंडस्ट्री की तरफ, या बिजनेस एक्यूमेन है तो प्रैक्टिस की तरफ जाइए, प्रैक्टिस के नए नए मॉडल्स जो है वो तैयार कीजिए। ये एक बात यहां जाननी बहुत जरूरी है जो लिखा हुआ है, द प्लेयर्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च का मतलब ये नहीं कि मैं आयुर्वेद की बात नहीं करूं, चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी रिसर्च हो रही है वहां पर देयर इज ए रेस ऑफ अनइंटरप्टेड चेंज कंस्टेंटली। आप देख जाओ कि मॉडर्न साइंस में कितने नमूने की एंटीबायोटिक्स निकली है, और उसी एंटीबायोटिक्स में कुछ चेंज करते हैं। सिफिलोस्पोरिन जनरेशन 1, सिफिलोस्पोरिन जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4 जाते जाते हैं, और हर कोई आदमी एक दूसरे को अपने से सुपीरियर साबित करने की कोशिश करता है। तो ये जरूरी है कि हम समय की जरूरत को देखते हुए दुनिया के कदम से कदम मिला के चलें, लोगों का माइंडसेट क्या है वो समझे, चाहे वो एकेडमिक का फील्ड हो, चाहे इंडस्ट्री का फील्ड हो, चाहे प्रैक्टिस का फील्ड हो, या चाहे पेशेंट्स को देखने और पेशेंट्स को समझने उसका फील्ड हो। ये आगे हमको जो देखने की बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो 3-4 पॉइंट्स हैं वो एक है, हमको यह समझना जरूरी है कि इस समय करंट सीनेरियो क्या चलता है। करंट सीनेरियो जो डिपेंड करता है क्लिनिशियन पे और आयुर्वेदिक फार्मा मैन्युफैक्चरर से, क्योंकि क्लिनिशियन आजकल जो भी डॉक्टर रहेगा वो ज्यादा करके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। और कई बार आपने देखा होगा कि आयुर्वेदिक के जितने ग्रेजुएट्स रहते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिस में जाते हैं, ज्यादा करके 60-70% लोग एलोपैथिक प्रैक्टिस में जाते हैं। वो इसीलिए कि हमारे पास उतना ज्यादा दवाइयों का, ब्रांड्स का एविडेंस बेस क्रिएट नहीं किया जा सका, जो कि कर लेना हमको चाहिए था। तो ये बहुत जरूरी होती है। इसीलिए नेचुरल प्रोडक्ट्स की वैल्यू दुनिया अब समझने लगी है, क्योंकि मॉडर्न साइड में पाइपलाइन सूखने लगी है। क्योंकि मैं तो इंडस्ट्री के साथ हूँ, 36-38 साल से सारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज के साथ ही रहा हूँ। वेदर इट वॉज लुपिन, लुपिन के बाद गुफिक हो, गुफिक के बाद रेनवैक्सी हो, उसके बाद पिरामल हो, या बीच में इमामी हो, सब जगह पर मैंने देख रहा हूँ जितने मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं उनकी रिसर्च पाइपलाइन सूख रही है। इसीलिए वो लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरह आ रहे हैं। अभी साहब ने रिस्वेराट्रोल का जिक्र किया, रिस्वेराट्रोल की गोली, रिस्वेराट्रोल के ड्रॉप्स बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको पता चला रिस्वेराट्रोल एक ऐसी चीज है प्लांट से निकलने वाली, ग्रेप से निकलने वाली, वो लेंगे तो फ्री रेडिकल्स के व्यंजन होगा। फ्री रेडिकल्स के व्यंजन मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह के जो डिपॉजिट होकर हार्ट में प्रॉब्लम कर सकती है, वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा समझने की जरूरी है। वहां पे उनकी पाइपलाइन ड्राइव हो रही है, और ये मटेरियलिस्टिक एज है, इसीलिए हमको एविडेंस बेस जो है क्रिएट किया जा सकता है। सेकंड चीज देखते हैं, ये भी जरूरी है कि नीड ऑफ द आवर, इस समय दुनिया को किस चीज की जरूरत है ये हमको देखने की बहुत जरूरत है। जैसे मैंने पहले भी बताया, अवेयरनेस एंड द एंड यूजर्स ऑफ द पेशेंट्स, हेल्थ सीकर्स ऑफ द प्रैक्टिशनर हैज लेड अस टू कन्फ्रंट द स्केप्टिकल व्यू एवरी ऑफ एंड ऑन। हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारे पास पेशेंट्स भी आते हैं, लेकिन इस जमाने में इतना ज्ञान बढ़ चुका है, जब से व्हाट्सएप आया है और जब से मोबाइल आया है, बिल्कुल एक अनपढ़ आदमी का भी पेशेंट व्हाट्सएप में देख के पूछता है, अच्छा है आप ये करेंगे, उसको मेडिसिन के बारे में ABCD भी नहीं पता, लेकिन दुनिया भर के सवाल। तो हमको इतना कॉम्पिटेंट होना जब बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उसके हर सवाल का जवाब दे सकें, और ये बता सकें नॉन आयुर्वेदिक पर्सन को भी, हम उसको कन्विंस कर सकें कि भाई हमारी चिकित्सा पद्धति है, हमको इस तरीके से देना पड़ता है, हमारी दवाई का मोड ऑफ एक्शन ऐसा रहेगा। और एक जो बात है आगे मैं बताता हूं कि बकौल योगी आदित्यनाथ के शब्दों में, हर किसी आदमी को उसी भाषा में समझाइए जो वो भाषा समझ सकता है। हम उसके पास वात पित्त कब सामवात या निरामवाद की बात करेंगे, या रंजक पित्त या भ्राजक पित्त की बात करेंगे, तो उनको उस भाषा में हमारे को इतना कॉम्पिटेंट हम लोगों को होना जरूरी है कि हम उनसे उसी भाषा में बात कर सकें, ताकि पेशेंट को कन्विंस कर सकें।
और लास्ट आता है कमिंग टू द ब्रास टैक्स, मतलब सही मानों में जब पेशेंट की चिकित्सा की बात आती है या जब रिसर्च की बात आती है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। हमको यह जरूरी है कि आज के भौतिक युग में मटेरियल वर्ल्ड में मटेरियल बात करना जरूरी है। हम अपने फील्ड में तो चाहे बात पित्तकफ की बात करें, लेकिन पेशेंट जब आता है तो पेशेंट को इतनी जानकारी नहीं रहती। हम अपनी बातें आज की भाषा में उसको किस तरीके से समझा सकें, उतना समझना और उतना समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस सिस्टम में क्या प्रभाव पड़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हुआ है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हुआ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हुआ, जहां हुआ है। तो अगर उनको ये बोलना चाहिए कि साहब खांसी हो रही है, उसको प्रतिशय बोलेंगे चलेगा नहीं, उसको बोलेंगे गले में कोई फॉरेन बॉडी आती है, थोड़ा बहुत उसके इन्फ्लेमेशन हो गया, अंदर सूजन आ जाती है, हम ये करेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और दूसरी एक बात यह है जो कि क्लासिकल वैद्यों से हटके हमारी जनरेशन को, हमारी से भी बढ़ के आपकी जनरेशन को जो सोचने की जरूरत पड़ेगी, ये बात एक्सेप्ट करना है। चरक सुश्रुत वाग्भट वगैरह में जो भी लिखा हुआ है काश्यप में, उसके सिवाय पिछले हजारों सालों में जियोक्लाइमेटिक चेंजेस बहुत आ चुके हैं, प्लांट्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। और चूंकि प्लांट्स के नेचर में चेंज आ चुके हैं, प्लांट की केमिस्ट्री में चेंज आ चुके हैं, और साथ ही साथ हम लोगों की फिजियोलॉजी में भी चेंज आ चुके हैं। आपने मेरे ख्याल से जिनको थोड़ा बहुत रिसर्च का इंटरेस्ट होगा सुना होगा, पिछले कई दिनों से एक एंटी आयुर्वेद जब से पॉपुलर होने लगा, एक एंटी आयुर्वेद वेव भी चली है। आप देखिए, जो चीज आप अच्छी बोलते हैं, कहीं ना कहीं कोई मॉडर्न साइड से उसको खराब बोल दे, जिसको जिस बारे में जानकारी नहीं है। मैं सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूं, वचा। हमारे पास वो बाल रसायन मानी जाती है, लेकिन आप जाइए डेवलप्ड कंट्रीज में, यूरोप में और अमेरिका में वचा ऑलमोस्ट प्रोहिबिटेड है 100 कंट्री। क्यों? वो बोलते हैं कि वचा जो है उसके अंदर कुछ कार्सिनोजेनिक तत्व है। पता नहीं किस समय किस खप्ती ने उसके अंदर से कुछ ढूंढ लिया और उसने बता दिया कि इसमें बीटा एसोरेंस रहते हैं जो कार्सिनोजेनिक है। तो जो चीज हमारे लिए रसायन है वो उनके लिए जो है जहर साबित हो गए, कार्सिनोजेनिक। बाद में पता चला कि वचा के अंदर जो चेंजेस आए, जेनेटिक चेंजेस आए, यहाँ की वचा वहां की वचा, क्रॉस पॉलिनेशन वगैरह से, उसमें 2 वेराइटीज रहती है। उसमें जो अच्छी वैरायटी जो हिमालय वगैरह से पहले आती थी, जिसमें कुछ क्रॉस ब्रीडिंग नहीं हुई, उसके अंदर अल्फा एसोरेंस रहते थे विच आर एंटीऑक्सीडेंट्स, लेकिन वो थोड़े बीटा एसोरेंस बन गए। अभी उन्होंने एक सैंपल लिया और बता दिया कि बीटा एसोरेंस से इसीलिए वचा यूज नहीं किया। ये एंटी आयुर्वेदिक वे। सेकेंडली एक एग्जांपल देता हूं, यूरोप में बरसों पहले, 8-10 साल पहले एक बात हुई थी। जनेवा में काफी रिसर्च चल रही थी टिनोस्पोरा कार्डिकोलिया, यानी अपने गुड़ूची को लेकर, कि गुड़ूची इतनी अच्छी द्रव्य है, रसायन द्रव्य, हमको भी सबको मालूम है। वहां पे किसी आदमी ने यह बता दिया है कि गुड़ूची में कोलम्बिन नाम का एक पदार्थ रहता है, एंड दैट कोलम्बिन इज लीवर टॉक्सिक, हिपेटोटॉक्सिक है, इसीलिए यूज नहीं करना। अभी जब उसके बाद में रिसर्च की गई तो पाया उसके अंदर कोलम्बिन का कंटेंट तो ट्रेस के बराबर है, दूसरी सारी चीजें लोग दबा देते हैं। और इस चीज को तो जहां जहां पर भी हमारा विरोध होता है, हमको रिसर्च के माध्यम से यह प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए कि आप सिर्फ एक पहलू को लेकर नहीं बता सकते कि ये चीज खराब है, उसके अंदर तो ट्रेस का परसेंटेज है। लेकिन लोग ऐसी भी कोशिशें करते हैं, जब ये चीज पॉपुलर होती है उसकी निगेटिव भी चीज निकालने की कोशिश करेंगे। लोग भगवान राम में और कृष्ण में भी गलती ढूंढते हैं, ढूंढने की कोई बात नहीं है। तो हमारी रवैया, तो हमको उन सारे विरोधों का सामना करने के लिए तैयार होना पड़ता है। इसलिए हमको प्लांट फाइटोकेमिस्ट्री के साथ साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी, सारी चीजें समझने की जरूरत है, ताकि हम दुनिया को अपने विचारों से सहमत कर सकें। अभी जैसा देखा, हमको 4 चीजें आती है। जब भी कभी कोई ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट निकलता है, उसके सामने 3-4 ऑप्शन रहता है। यहां पर इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि हमारे इंटरेस्ट क्या है, वेदर वी आर मोर एकेडमिकली ओरिएंटेड, या हमको रिसर्च में ज्यादा इंटरेस्ट है, या हमको सोसाइटी में प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस करके लोगों को सर्व करने की जरूरत है, या फिर हमारा बिजनेस का इंटरेस्ट है। उस हिसाब से अलग अलग ऑप्शंस आज की तारीख पे प्रोफेशन की सबको मिलते हैं। एकेडमिक्स में मतलब जो आदमी कंसेप्ट से लव करता है, कंसेप्ट से प्यार करता है, नहीं हमको तो यही है, मैं वातपित्त कफ के बारे में करूंगा, सप्त धातुओं के बारे में रिसर्च करूंगा, ये करूंगा। कुछ लोग जो है लॉजिक्स को, मतलब जो बताया है उसको किस तरीके से हम तर्क वितर्क के बेसिस पे प्रूव कर सकते हैं। और तीसरा आते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच, हम उसको अभी आज की दुनिया में कैसा देखेंगे। ये लोग एकेडमिक्स, दे कैन बी गुड टीचर्स, हमको अपने आप को देखना है खाली समय पे बैठकर कि क्या कर सकते हैं। सेकेंड, रिसर्च का मतलब जब भी अपने दिमाग से फाइट होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, व्हेन आई हैड कम टू जामनगर इन 1977, फर्स्ट ईयर का इंटरव्यू हो गया और उसके बाद सेलेक्ट भी हो गए। आई हैड कम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, सिर्फ इसीलिए कि मेरा बचपन से इंटरेस्ट था द्रव्य गुण में, कि मैं बहुत कुछ इस फील्ड में अच्छा करूं और बहुत अच्छा, प्लांट से मेरा बहुत लगाव था।
हरियाली से। तो यहाँ आए और यहाँ आने के बाद क्लोज, यहाँ पर भी मेरा द्रव्य गुण का परफॉर्मेंस अच्छा था, भले क्लिनिकल भी है। वन डे बिफोर गिविंग फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन एंड गो बैक टू अवर नेटिव, सेकेंड ईयर में आके कुछ करें, वन डे बिफोर आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद डॉक्टर ध्यानी, शिवचरण ध्यानी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, काफी बुक्स लिखी है। वो हमारे रूम पे आए क्योंकि रेक्टर थे हॉस्टल के बात करते। वो आकर मुझसे बोले कि बेटा एक काम करो, बहुत दिन से आप बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप द्रव्य गुण के लिए सूटेबल नहीं, आप क्लिनिकल ब्रांच ज्वाइन कर लो, शल्यशाला क्या कहूँगा। तो मैंने बोला साहब ऐसा क्या बात हुई है जो मैंने, नहीं वैसी बात नहीं, क्योंकि जिस टाइप का द्रव्य गुण तुम सोचते हो ना, तुम बहुत ज्यादा भौतिकवादी हो, बुरा मत मानो। हर चीज के अंदर ये पूछते हुए ऐसा कैसा हुआ, इसमें कौन सा केमिकल था, ये द्रव्य गुण तुम्हारे लिए जो बोलते हो 25 साल के बाद आएगा। आप क्लिनिकल ब्रांच करो तो जो भी काम करोगे आपको उसका एविडेंस सामने दिखेगा। एज ए रिजल्ट मैंने ज्वाइन कर लिया और उन्होंने जो बोला वो राइट हुआ, और बाद में मैंने कौमार भत्ते ही ज्वाइन किया, लेकिन फिर से द्रव्य गुण में आ गया। इसका मतलब अगर माइंड आपका बहुत जरूरत से ज्यादा इंक्विजिटिव और जरूरत से ज्यादा यदि आप कुछ सोचते हैं तो आपको ये जरूर है कि रिसर्च में आपके लिए जाना बेस्ट रहता है, चाहे वो प्लांट मेडिसिन से रिलेटेड रिसर्च हो, चाहे फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड रिसर्च हो, चाहे एनालिटिक्स से रिलेटेड रिसर्च हो, ये इसका सारी चीजें। और रिसर्च पे जाने के बाद लेकिन एक बात है, हर आदमी को एक बात है, किसी भी रिसर्च में आदमी को पढ़ना है, ये जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में यू आर गोइंग टू बी आइदर एंटरप्रेन्योर्स और यू आर गोइंग टू बी टेक्नोक्रेट्स फॉर द इंडस्ट्री। इसीलिए ये जरूरी है कि जब भी रिसर्च में इंटरेस्ट लेते हो आगे करके, ये देख लेना है कि वो रिसर्च कितनी ज्यादा यूजफुल होगी। ये यहाँ पर मुझे मेरी फर्स्ट कंपनी जो मैंने ज्वाइन की थी लुपिन, उसके डीबीजी के वर्ड आते हैं। साल 2 साल के काम करने के बाद मैंने सोचा कि मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। आई वॉज कनेक्टेड टू सेंटर फॉर रिसर्च इन मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, फ्री सर्विसेज देता था, काफी कुछ दवाइयों के रिसर्च चलते हैं, बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा कि ये बनाना है, मार्केटिंग वालों ने कहा बनाओ। दवाई वगैरह सब डेवलप की, मेमोब्रिल नाम की बच्चों की मेमोरी को बढ़ाने वाली, क्योंकि उस समय मैं माइक्रोसेफेली चिल्ड्रन पे काम करता, सेरेब्रल पाल्सी पे काम करता था, मेंटली रिटार्डेड दूसरे चिल्ड्रन पे, डाउन सिंड्रोम पे, उनकी स्किल्स को बढ़ाने वाली। तो उन्होंने कहा कि दवाई डेवलप की, जब उसको मार्केट में लाने की बात है, स्ट्रेट अवे डीबी गुप्ता मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन सेठ की ये बराबर चीज नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट डे ही कॉल्ड मी इन हिज रूम, बोले आप किस बेसिस पे बोलते हो? मैंने बोला सर डॉक्टर चौहान, डोंट ट्राई टू एंटर इन ए बिजनेस ओनली बिकॉज यू लव दैट बिजनेस, यू सी व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द बिजनेस। आज की तारीख में आप बोलिए ORG की आपने स्टडी की है, उसका बिजनेस कितना है, मैं रेगुलर नहीं मालूम, तो फिर मत कीजिए। बात यह है कि आप 10-20 लाख का बिजनेस तो कर लेंगे क्योंकि कंपनी के नाम पे, लेकिन हम ऐसा प्रोडक्ट देखते हैं जो कि पायोनियरिंग प्रोडक्ट बनता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि कोई ऐसी चीज की वैल्यू, कोई ऐसे चीज में पढ़ो जिसका कि बहुत अच्छी वैल्यू हो, मार्केट में अच्छा मार्केट मिल सके, या तो देयर शुड बी समथिंग यूनिक, यू आर गिविंग समथिंग टू द ह्यूमैनिटी, ट्रीटिंग कैंसर, ट्रीटिंग HIV, ऐसी चीजें हैं तो बराबर है। अदरवाइज सिर्फ मार्केट में बेचने के लिए तो उसी चीज को पकड़ो जो कि मार्केट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये हो जाती है कि हमेशा एक्सपेरिमेंटल या डेवलपमेंटल या फार्मास्यूटिकल या क्लिनिकल साइंसेस में जब भी आप जाते हैं तो उन्हीं चीजों के ऊपर ज्यादा प्रयत्न करो जिनका की मार्केट है, जो कि दुनिया में जिसकी जरूरत है। कोई एक डिसीज, एक पेशेंट अगर अपने पास आ जाता है, बहुत सक्सेसफुल रहता है, तो उसको ज्यादा ये मत करो। ओनली इफ यू आर इन द फार्मास्यूटिकल बिजनेस, देन कम्स टू द बिजनेस सेल्स के बारे में भी साहब ने काफी बात की। बिजनेस में काफी अपॉर्चुनिटीज है, सप्लाई चेन में, कल्टीवेशन वगैरह से रिलेटेड, ऑपरेशंस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या मार्केटिंग से रिलेटेड, वो क्या अपॉर्चुनिटीज है वी विल सी इन ब्रीफ नाउ। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कई बार आजकल के लड़के जो है काफी परेशान भी होते हैं, लड़के लड़कियां, और उनको मिलता नहीं है। लेकिन एक बात है, मैं वंस आई वाज डिस्कसिंग कि हाउ कम वी वर रिलेटिवली सक्सेसफुल एज कंपेयर टू अदर विद माय फ्रेंड डॉक्टर कृष्णा हु वाज माय रूममेट, हु इज नाउ बेस्ड इन जापान। डॉक्टर UK कृष्णा बड़ी पॉपुलर इंटरनेशनल अथॉरिटी। तो उन्होंने वो एक सिंपल सी बात बताई कि हमारा जब दौर था अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी उस समय, किसी को पता नहीं था कि एविडेंस बेस्ड साइंस क्या होता है, इसीलिए कुछ कम, आयुर्वेद के बारे में भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। आज अपॉर्चुनिटीज बहुत खुली हुई है, जैसा मैंने बताया ना कि 80% से ज्यादा पोजीशन लोगों ने ऑक्यूपाई की है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज के साथ कंपटीशन भी बहुत है। कंपटीशन न सिर्फ अपने लोगों से बल्कि दूसरे स्किल्स वालों के साथ भी हमारे साथ कंपटीशन है, मोर केमिस्ट से, फार्मासिस्ट से, बायोलॉजी से। यहाँ पर मैंने एक नीचे डाली है, एक बहुत पुराने लगभग 60-65 ईयर ओल्ड एक सॉन्ग की मैंने लाइन डाली है। इट वॉज रिटन बाय लेट साहिर लुधियानवी, द मास्टर ऑफ ऑल मूड्स।
एक गाना है, वो बहुत रोमांटिक सॉन्ग है छेड़छाड़ का, इतनी नाजुक न बनो, इतने नाजुक न बनो, हद के अंदर हो नजाकत तो अदा होती है। उसके लाइन है, लेकिन उसमें फिलोसॉफिकल लाइन ये है कि ये ना सोचो कि हर एक राह में, अब अगर फ्यूचर में उतरेंगे तो ये मत सोचो कि एवरीवन विल स्प्रेड ए रेड कारपेट फॉर यू। नहीं, बहुत तकलीफें होगी, लेकिन उन तकलीफों से हमको रास्ता बताना पड़ता है, और हमको अपना सोच और अंदाज, हम ये नहीं बोल सकते यार हमारे पास इतना लिखा हुआ है, शास्त्र का ज्ञान है, वो नहीं। दुनिया को जो चाहिए, इफ यू आर इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग, गिव द वर्ल्ड व्हाट दे वांट, डोंट ट्राई टू गिव व्हाट यू लव कभी भी। तो ये जरूरी है कि वो चलने के लिए, हमको आगे जाने के लिए हमको काफी डिसअपॉइंटमेंट्स का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन उस डिसअपॉइंटमेंट्स के बाद भी इफ यू आर कमिटेड टू योर साइड, सक्सेस इज गारंटीड। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हमको अपने आप को सामयिक बनाना, वी हैव टू कंटेम्पोराइज आवरसेल्व्स, कि समय की जरूरत क्या है, उस हिसाब से हम अपने ज्ञान को ढालकर उस हिसाब से नया नया ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसीलिए अपॉर्चुनिटीज की जब बात आती है तो सेम अगेन चीजें रिपीट होती है। एकेडमिक्स के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि टीचिंग वगैरह के प्रोफेशंस एवरीवन नोज मोर देन मी। एक्सपेरिमेंटल की बात जब आती है, डिपेंडिंग ऑन द नीड, द्रव्यगुण, रसशास्त्र, इनके पोस्ट ग्रेजुएट्स को स्पेशल प्रोफिशिएंसी फार्माकोग्नोसी, एनालिसिस एंड फार्मास्यूटिक्स में प्राप्त करनी जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री में जब जाते हो, आप कॉलेज में पढ़े हुए रहते हो, वहां पर इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप किसी भी चीज की बात करेंगे, चाहे वहां से अश्वगंधा उठाएंगे या गुड़ूची उठाएंगे या बचा उठाएंगे, कोई भी चीज उठाएंगे, गूगल उठाएंगे, लोग बोलेंगे उसमें रहता क्या है, हम बोलेंगे उसके अंदर ये गुण रहते, रसगुण वीर्य विपाक प्रभाव, ऐसा वो भाषा कोई नहीं समझता है। हमको उनके तरीके से पूरा प्रूव नहीं करना, तो इतना तो देखना पड़ेगा कि हाउ वी स्टैंडर्डाइज चल रहा है, हम अच्छा है अगर किसी चीज को बोलते हैं। क्योंकि आज की तारीख पे आप ब्राह्मी लो, ऐसी ब्राह्मी भी मिलती है जिसके एक्सट्रैक्शन के बाद आपको 20% बैकोसाइट्स मिल जाते हैं, ऐसी ब्राह्मी भी मिलती है जिसके एक्सट्रैक्शन के बाद हमको 4% मिलते हैं। तो एक्टिविटी उसी पे डिपेंड करती है। इसीलिए जब कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो हमको फार्माकोग्नोसी, फाइटोकेमिस्ट्री क्या है समझना पड़ेगा। फार्मेसी की भी जब लाइन में आते हैं, जब ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की लाइन में आते हैं, चाहे वेदर यू आर मैन्युफैक्चरिंग टैबलेट और वेदर वी आर मैन्युफैक्चरिंग कैप्सूल और वेदर वी आर मैन्युफैक्चरिंग सिरप और एनीथिंग, हमको वो समझना पड़ेगा। क्योंकि प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट जितने लोग प्रैक्टिशनर है, सबने देखा होगा कि कभी कभी क्लासिकल गुगुलू प्रिपरेशन देते हैं तो पेशेंट हमारे पास कंप्लेंट लेके आते हैं, साहब वो क्या गोली दी है आपने खाने के लिए, वो गोली खाते हैं तो टॉयलेट से वैसी गोली की गोली बाहर निकल जाती है, तो उसमें असर क्या गुगुलू। क्योंकि बेसिकली आज हमको मॉडर्न साइड से ये स्किल्स अवेलेबल है कि हम ये देखें कि प्रोडक्ट का डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना है, डिसोल्यूशन टाइम कितना है, उसका हार्डनेस कितना है, वेदर इट इज लाइकली टू गेट एब्सॉर्ब्ड इन द एब्डोमेन ऑफ द, उन सारी स्किल्स का जो कि हमने डेवलप की वो फायदा उठा के चलना होगा। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे ख्याल से हमारे पुराने फ्रेंड डॉक्टर शंकर नारायण भट्ट यहाँ बैठे हुए। आई वॉज वर्किंग फॉर स्मॉल कंपनी नेम्ड एज गुफिक। वहां पर एक प्रोडक्ट था जो बहुत अच्छा चला करता था, हमारा कोफोस्टॉल नाम का, बहुत अच्छी तरह से चलता था, सक्सेसफुल था, क्योंकि कफ की जरूरत रहती है, आयुर्वेद के लिए लोगों का भरोसा रहता है कि यार अल्कोहल फ्री एट ऑल बच्चों के लिए दिया जा सकता है, तो वो काफी अच्छा आता था। लगभग साल भर के बाद मैं जब जामनगर आया था किसी, तो भट्ट जी ने मुझे बताया कि यार वो पहले तो अच्छा आता था, अभी आजकल तुम्हारे उसमें असर नहीं दिखता है। मैंने बोला क्यों, पता नहीं, अब पेशेंट्स आर नॉट हैप्पी। मैंने इसको सीरियस लिया, मैंने बोला ये तो ऐसे ही नहीं करेंगे। आई वेंट फैक्ट्री को गया, मैं तब सूरत जाके पूरे रिकॉर्ड चेक किए, और क्योंकि प्रोक्योरमेंट का आदमी आयुर्वेद का नहीं था, प्रोक्योरमेंट का आदमी कमर्शियल रहता है, तो उसमें 7-8 जो कंटेंट्स थे उसके अंदर से सारे चेक किए, तो मैंने देखा कि इसके पहले जो तुलसी का जो पत्ता खरीदा जा रहा था वो 60 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा जा रहा था। बाद में जो पिछले 4 महीने से जो आने लगा था वो 30 रुपए किलो का। मैंने कंटेंट बुला के सब रिकॉर्ड चेक करवाए वहां से, और फिर साथ ही साथ हमारे पास एक टेक्सोनोमिस्ट भी काम करता था, उसको भी ले लिए। तो वो तो टेक्सोनोमिस्ट यानी एमएससी पीएचडी था, उसको लिया। तब पता चला कि ये प्रोक्योरमेंट वाले ने कीमत आदि बढ़ाने के चक्कर में दूसरी पार्टी चेंज की थी। नॉर्मली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब तुलसी लेते हैं कोई भी प्लांट के अंदर, तो उसके अंदर मेन कंटेंट उसमें पत्ती रहती है, तो 80% 75% पत्ती रहनी चाहिए, बाकी की छोटी छोटी डंडियां चलती है। ये जो नया आ रही थी वो किसी मैनिपुलेटर ने हमको जो देना शुरू किया था, उसमें 80-85% डंडियां थी और पत्ती 20-25% भी नहीं थी, ढूंढ के हमको निकालना पड़ता था। एज ए रिजल्ट उसका रिजल्ट खराब हो गया था। तो ये सारी चीजें, जितने कमिटमेंट से आप जैसा आदमी अगर प्रोक्योरमेंट के फील्ड में जाएगा, अपनी स्पेशल स्किल्स बना के जो कर सकता है, वो एक कमर्शियल आदमी नहीं कर सकता। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग यू। उसके बाद आता है फील्ड
फार्माकोलॉजिकल एंड क्लिनिकल। आजकल इसके इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फार्माकोलॉजी, जब भी आप चैलेंजिंग ड्रग बनाते हैं तो उसकी काफी टेस्टिंग करनी पड़ती है, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग, एनिमल मॉडल्स के अंदर टेस्टिंग। एनिमल मॉडल्स के सिवा बहुत सारी चीजें आजकल तो इतनी आ गई है, हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग वगैरह है, 2-3 करोड़ के एक्सपेरिमेंट है जो काम 30 आदमी 30 दिन में कर सकते हैं, वो एक मशीन 24 घंटे में कर सकती है। आज जो हम सेपरेट करके देखते हैं कि इसके अंदर कितने इंपॉर्टेंट तथ्य है, जैसा हम बोलते हैं अश्वगंधा लेते हैं तो हम बताते हैं अश्वगंधा में अल्कोलाइड ग्रुप रहता है, अश्वगंधा में फ्लेवोनोइड ग्रुप रहता है, विजेनोलाइड ए एंड बी रहता है, और उसके अगर अल्कोलाइड ग्रुप लेते हैं तो विदाफेरिन, विदासोमनिन आदि कंटेंट्स रहते हैं। ये सारी चीजें हम निकाल के कुछ ना कुछ उसके ऊपर अपना दिमाग भिड़ाते हैं। आजकल सेप बॉक्स आ चुका है, 2.25 करोड़ का इंस्ट्रूमेंट है, वो डाल दो तो HPTLC लगा के 10 दिन एक्सपेरिमेंट करने की जगह 24 घंटे 48 घंटे के अंदर वो इतना एक्सपेरिमेंट देगी। इसके अंदर सब मिला के 172 हमको कंटेंट देखने को मिले, जिसमें 22 नमूने के अल्कालॉइड्स है, बाकी ग्लाइकोसाइड्स है, बाकी के टैनिन्स है, लिग्नन्स है, सारी चीजें। ये सारी चीजें हमको इस क्वालिटी टेस्टिंग के लिए बहुत फायदा देती है। तो ये टेस्टिंग चाहे फार्माकोलॉजिकल है, फार्माकोलॉजिकल फाइटोकेमिस्ट्री की टेस्टिंग है, ये सब इनका पता चलता है। तो यहाँ पर भी हमारा द्रव्यगुण और द्रव्यगुण वालों का काफी कुछ जो है मार्केट हो सकता है। तो ये डिपेंडिंग ऑन द नीड, द्रव्यगुण, रसशास्त्र, काय चिकित्सा, वो उसमें तो कौमार भत्ते शल्य के जो भी आदमी उस स्किल में माहिर हो उसमें आ सकता है। और उसके बाद सर्विंग द सोसाइटी, दिस आई विल नॉट कवर, सर्विंग द सोसाइटी मींस हाउ टू डू प्रैक्टिस। देन कमिंग टू बिजनेस और इंडस्ट्री। जब बिजनेस में आती है, जब मैंने अभी पिछली स्लाइड में बात की, सप्लाई चेन, स्पेशल प्रोफिशिएंसी और कोलैबोरेशन विद एग्रो टेक्नोलॉजी एंड ऑल। ये यहाँ पर जो है सप्लाई चेन में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि जो मटेरियल आ रहा है कहाँ से आ रहा है, उसकी क्या क्वालिटी। उसके सिवाय अभी आजकल जो नई एक इंपॉर्टेंट चीज आई है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, काफी चीजें ऐसी, दवाइयां जो ऐसी है जो लगभग मृतप्राय आजकल मिलती ही नहीं है। जब ये फला दवा मिलती नहीं है, ये फला दवा कंट्रोवर्शियल है, बहुत कम क्वांटिटी में मिलती है, अच्छी नहीं मिलती। आजकल कुछ टेक्नोलॉजी आई है जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं करते हुए, आपने कभी नाम सुना होगा टिश्यू कल्चर। जो प्लांट्स बिल्कुल नहीं है उनके अगर अपने पास सैंपल है तो टिश्यू कल्चर के जरिए बॉटनिस्ट जो रहते हैं, टिश्यू कल्चर स्पेशलिस्ट, उस प्लांट को लेबोरेटरी में ग्रो करते हैं, और लेबोरेटरी में ग्रो करने के बाद उसको बढ़ा के उसको माइक्रो प्रोपगेशन कहा जाता है, फिर उसकी हार्डनिंग की जाती है, मार्केट में लगाया जाता है। तो इसका मतलब कल्टीवेशन किया जा सकता है। तो ऑल सच मॉडर्न प्रैक्टिसेस दे वुड बी हेल्पिंग अस इन द ड्रग्स, इन द हर्ब्स विच आर नियरिंग एक्सटेंशन। तो उनको एक्सटेंशन के पहले लिया जा सकता है। फिर उसके सिवा एग्रो टेक्नोलॉजिस्ट रहते हैं, वो भी कभी कभी उसकी उत्पादन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सारी चीजें। और बिजनेस मैनेजमेंट के जो लोग रहते हैं वो आने के बाद पैकेजिंग, क्योंकि पैकेजिंग एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि पैकेजिंग अगर बराबर नहीं तो कभी कभी अच्छी दवाई में भी असर नहीं आता है। तो वी शुड बी दिस, आई हैव बीन फेसिंग, इसीलिए मुझे पता है 15-20 साल के अंदर कभी कभी हम सोचते हैं कि ये PET की बोतल में आ जाएगी, उसके लिए सूटेबल नहीं है। कुछ एक चीज रहती है वो ग्लास के अंदर ही चलती है, कुछ एक चीज ऐसी रहती है जो हम सोचते हैं कि स्ट्रिप में दे देंगे, नहीं वो बोतल में डालेंगे तो अच्छी। तो पैकेजिंग वगैरह ये सारी चीजें जो नई नई जो स्किल्स है, इनका महत्व बहुत ज्यादा होता है। फिर आता है ऑपरेशन, यानी जो भी काम रिसर्च में करते हैं, कुछ कुछ लोगों का रहता है हम कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग को देखेंगे, जो लार्ज स्केल पे रहते हैं, एक साथ में 5 लाख 10 लाख गोली बनाना है, एक साथ में 5000 लीटर सिरप बनाना है। इसका जो बात कर रहे थे आशा वरिष्ठ वगैरह, ये तो थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स में बनते हैं उसके अंदर। तो जिनका वो ये है एरिया है स्पेशलाइजेशन का, वो चाहे तो वहां पर भी कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद मार्केटिंग, इन चीजों को मार्केट कैसे किया जाता है वो अलग स्किल आती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट ये बताता है कि कितनी जगह हमको स्किल्स हम लोगों को, यानी ऑल द पोस्ट ग्रेजुएट्स, हमको ये है रॉ मटेरियल में कल्टीवेशन का फील्ड है, टिश्यू कल्चर का फील्ड, माइक्रो वहां पर हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्कोप्स है। एनालिटिकल फील्ड में एनालिसिस बहुत जरूरी है, दवाई कारगर है या नहीं है, रॉ मटेरियल बराबर है या नहीं है, ये इवन फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद उसमें वो कार्यकारी तत्व रहे हैं या नहीं रहे हैं जो कि रहने चाहिए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस में उनकी जरूरत है। और तो और बायोफार्मास्यूटिक्स, जो बहुत ज्यादा जब पर्टिकुलरली चैलेंजिंग दवाइयां बनती है, ये एक्चुअली बायोफार्मास्यूटिक्स पे हमने काम किया है, सोरियासिस के ड्रग्स के ऊपर, कैंसर के ड्रग्स के ऊपर, और डर्मेटोफाइट्स के लिए, यानी स्किन के फंगल इन्फेक्शंस के लिए। बहुत बायोफार्मास्यूटिक्स इन द सेंस फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माको डायनामिक्स कहा जाता है। बहुत शरीर में जाने के बाद उसके अंदर क्या चेंजेस रहते हैं, अच्छे रहते हैं, खराब रहते हैं, क्या, ये सारी चीजें, ये सारे चीजें स्किल्स डेवलप की जा सकती है। देन फार्माकोगनोसी, फाइटोकेमिस्ट्री की हम बात कर चुके हैं, आप भी देखते समझते होंगे। उसके बाद जो सामने बात की, ये नई अदर देन
कल्टीवेशन एंड ऑल, जिसको कि इंटरमीडिएट प्रिपरेशन कहा जाता है, क्योंकि आज के जमाने में हर दवाई क्लासिकल को छोड़ दिया जाए तो इसमें बनेगी, जरूरी नहीं है कि पाउडर वगैरह से बनेगी। उसके लिए एक्सट्रैक्ट का डेवलपमेंट होता है। एक्सट्रैक्ट का डेवलपमेंट बेसिकली एक्सट्रैक्शन के लिए काफी लोगों से का विरोध भी था पहले, ये ऐसा होता है, सॉल्वेंट से होता है। बेसिकली मैं बताता हूं आपको, ये एक्सट्रैक्शन काफी लोग आज भी क्लासिकल आयुर्वेद के लोग विरोध करते हैं, लेकिन वो विरोध के काबिल नहीं है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन सारा हमारे रसशास्त्र के प्रिंसिपल पे आधारित है, द्रव्य गुण में काम होता है। रसशास्त्र का पहला प्रिंसिपल क्या है, क्यों रसशास्त्र में हम जाते हैं, अल्पमात्रोपयोगित्वात् अरुचेर असंगतः क्षिप्रमारोग्य दायित्वात् औषधेभ्यो दिगोरसम्। मतलब अगर हम जो दवाई देते हैं पेशेंट को उल्टी वगैरह नहीं हो जाए, अरुचि नहीं हो जाए, उसके लिए मात्रा को अल्प कर सके, उससे पेशेंट को अरुचि नहीं हो, अप्रसंगतः दी जा सके, वात पित्त कफ वगैरह प्रकृति का क्या कहते हैं, प्रकृति का परीक्षण के बिना दी जा सके, और जिसका क्षिप्रम आरोग्य दायित्व, यानी उसका माइक्रो पार्टिकुलेशन हो जाए ताकि उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा। एक्सट्रैक्शन उसी लिए किया जा सकता है कि हर आदमी पाउडर नहीं ले सकता है, और अगर पाउडर की अगर आप डायरेक्ट गोली या कैप्सूल बनाने की तरफ, तो एक बार में 12 गोली कोई नहीं खा सकता है, 10 गोली नहीं खा सकता है, इसीलिए एक्सट्रैक्शन बना दिया। हाँ, वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन कौन सा, आज तक आयुष डिपार्टमेंट में सिर्फ पानी का एक्सट्रैक्शन और अल्कोहल का एक्सट्रैक्शन। अल्कोहल का एक्सट्रैक्शन भी मान्य इसीलिए हुआ है, पहले अल्कोहल का एक्सट्रैक्शन क्लासिकल आयुर्वेद में नहीं था, लेकिन हम जानते हैं कि जब हम आशावरिष्ठ बनाते हैं तो उसमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रिपरेशन होता है। इसका मतलब अल्कोहल सॉल्युबल डेरिवेटिव्स आशावरिष्ठ में आते हैं, तो अल्कोहल सॉल्युबल, फॉर एग्जांपल अश्वगंधा है, अश्वगंधा को कषाय रूप में देंगे तो कुछ ये नहीं हो सकता, उसके अंदर के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं दे आर अल्कोहल सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल कम रहते हैं, इसीलिए अश्वगंधा को दूध के साथ दिया जाता है, क्योंकि या तो अल्कोहल सॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल है। हल्दी को अगर पानी का कषाय बना के देंगे तो असर नहीं होगी। हल्दी को अक्सर देखा होगा क्लासिकल तरीके से भी दूध वगैरह के साथ ही दिया जाता है, वो इसीलिए दिया जाता है, उसमें फैट सॉल्युबल कंटेंट्स है। अल्कोहल बेसिकली उसमें रहते हैं क्या, कुर्कुमिनाइट्स रहते हैं विच आर टर्पीन्स, और बचे हुए जो रहते हैं पूरे के पूरे उसको क्या कहा जाता है, सपोनिन्स वगैरह कंटेंट्स रहते हैं विच आर नथिंग बट पॉलीसैकेराइड्स रहते हैं। तो उसको दूध के साथ इसलिए दिया जाता है कि फैट्स के अंदर सॉल्युबल रहते हैं। तो ये चीजें हमको समझना जरूरी है, और ये चीजें फाइटोकेमिकल एक्सट्रैक्शन वगैरह जो आदमी सीखता है तो वहां पर स्किल्स डेवलप की जाए तो उसमें बहुत ही ज्यादा काम। हाँ, दूसरे रह गए केमिकल सॉल्वेंट, बहुत सारे इथाइल एसीटेट का एक्सट्रैक्शन होता है, पेट्रोलियम ईथर का एक्सट्रैक्ट होता है, बेंजीन हेक्सेन का होता है, जो आजकल बैन हो चुका है। लेकिन जो जो चीजें हमारे आइडियोलॉजी में फिट होती है आयुर्वेद की, उसमें हमको उसमें काम किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके लिए फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, इनोवेटिव टेक्निक्स, दिनों दिन नई नई इनोवेटिव टेक्निक्स आ सकती है फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट के लिए। आजकल तो इतना चांस है कि नई चीज आई है NDDS, आप कभी नाम सुनेंगे, दैट इज न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। अगर आप एक दवाई देते हैं, वो देने, आयुर्वेद में भी कभी कभी आप सुनते होंगे सूक्ष्म आयुर्वेद के नाम कुछ ये करते हैं, तो ऐसा डिलीवरी सिस्टम हो जिसमें कि दवाई का एब्जॉर्प्शन अगर 50% होता है तो 70% हो, 70 होता है तो 90%, अगर वो डेवलप कर सके, वो एक एरिया ऐसा है जहां पे हम मॉडर्न की मदद लेके कुछ अच्छी दवाइयां पैदा कर सकते हैं। वो सब सीखने की जरूरत है। फिर बिजनेस मटेरियल, तो जो बिजनेस रहेगा वो मनी मटेरियल मैनेजमेंट तो MBAs वगैरह का काम है, लेकिन वो करने के बाद हम बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, अपने सेल्स को और मार्केटिंग को सपोर्ट कर सकते हैं। फिर बात आती है टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोलॉजी वगैरह की स्टडी की, मतलब कोई दवाई टॉक्सिक है या नहीं है। फार्माकोलॉजिस्ट का एनिमल मॉडल रहते हैं, जेब्राफिश मॉडल रहते हैं, जिससे छोटी छोटी चीजों से पता चलता है, बिना एनिमल्स की कुर्बानी लिए पता चल जाता है कि ये दवाई टॉक्सिक है या नहीं है। बहुत मॉडल्स आए हैं, टॉक्सिकोलॉजिस्ट ये सारी चीजें जानते हैं। उसके सिवाय क्लिनिकल रिसर्च है, बहुत सारे आपने सुना होगा कि आजकल क्लिनिकल रिसर्च के नए नए ये आते हैं, 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज वगैरह भी रहते हैं। ये सारे, ये एक अलग ही स्ट्रीम है जिसमें सब ये किया जा सकता है। और जब सारी दवाई तैयार हो जाती है, अगर आपने कुछ स्किल डेवलप की है, तो उसमें जो आता है पेटेंट्स एंड IPR, ये नई स्ट्रीम है। अगर आपने कुछ इनोवेशन किया, आपने बहुत साल पहले लगभग नाम सुना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने चैलेंज किया था कि अमेरिकन जो है दे वर ट्राइंग टू पेटेंट टर्मेरिक, दे वर ट्राइंग टू पेटेंट द बासमती राइस, कि ये हमारा है। तो और आयुर्वेद नाम को भी पेटेंट कराने के लिए आ गए थे। तो ये सारी चीजें जो है हमने जो रिसर्च की है, यदि उसको पेटेंट्स वगैरह कराना है, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अगर ये करना है, तो उसके लिए भी अलग अलग कोर्सेस वगैरह रहते हैं। तो इतने सारे स्ट्रीम्स ऐसे हैं जहां पर कि हम थोड़े से अपने स्किल्स सुधार के साथ, थोड़े से मतलब हमारे पास जो बेसिक स्किल्स तो है ही है,
उसके सिवाय थोड़े से स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन यदि हम कर लें, आप नेट पे जाएंगे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कई साइट्स पे जाएंगे इंटरनेशनल, तो कम से कम 50 से 60 ऐसे कोर्सेस अवेलेबल हैं जो 3-4 हफ्ते के कोर्सेस से लेकर साल भर तक के कोर्सेस हैं। यदि अपनी एप्टीट्यूड के हिसाब से यदि अगर आप देखेंगे कि नहीं मेरा इस फील्ड में रिसर्च है, आपने चाहा तो थोड़ा सा सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स फार्माकोग्नोसी में कर लिया, फाइटोकेमिस्ट्री में कर लिया, पेटेंट्स में कर लिया, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में कर लिया, 4 हफ्ते 1 महीने से लेकर 1 साल तक के ऐसे कोर्सेस है, जिसके बाद आपके इंडस्ट्री में स्कोप्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। इट मीन्स यू विल बी ओपनिंग अप न्यूअर एवेन्यूज ऑफ डेवलपमेंट फॉर योर टेक्निकल स्किल्स। ये यहाँ पे एक छोटा सा जस्ट चार्ट है, ये पूरा मैं पढ़ूंगा नहीं, काफी बात की है। एनालिटिकल केमिस्ट्री एक एरिया है जहां पे एनालिसिस बहुत जरूरी होता है, छोटे से लेके बड़े तक। आपको बेसिक फार्माकोग्नोसी फाइटोकेमिस्ट्री में छोटे छोटे आते हैं कि कौन सा ग्रुप है, चाहे बीटर्स का ग्रुप है या अल्कोलाइड्स का ग्रुप है या टैनिन्स का ग्रुप है, वहां से लेके डीप एनालिसिस करने के एचपीटीएलसी, एचपीएलसी वगैरह वगैरह का मैनेजमेंट, सब बॉक्स का मैनेजमेंट, वो सारी चीजें सीखी जा सकती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री का ये स्ट्रीम है। दूसरी फार्माकोग्नोसी और फाइटोकेमिस्ट्री की इसमें, जिसमें कि सारे प्लांट केमिस्ट्री को समझेंगे और केमिस्ट्री के हिसाब से आप इस बात का अंदाज लगा सकते हैं कि इसके अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर ये गुण हो सकता है, इस प्रोडक्ट के अंदर ये स्पेशलिटी हो सकती है, और दुनिया के सामने बता सकते हैं, और आगे की रिसर्च स्ट्रीम जो है ओपन हो जाएगी कंपनीज के लिए। फाइटोकेमिकल एक्सट्रैक्शन, जैसा आपने बताया, एक्सट्रैक्शन के कई तरीके हैं, उसमें भी एनालिसिस करते जाइए। फाइटोकेमिकल एक्सट्रैक्शन के साथ ही एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन भी आता है, क्योंकि आयुर्वेद में काफी बड़ा योगदान जो है गंध द्रव्यों का भी रहा है। हर चीजों का काफी आपने देखा होगा, चाहे वो जिंजर का हो, तेल निकाला जाता है, दालचीनी का तेल निकाला जाता है, मरीच का तेल निकाला जाता है, लवंग का तेल निकाला जाता है। तो एक्सट्रैक्शन और एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन, ये 2 ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें स्पेशल स्किल्स डेवलप की जा सकती है, स्पेशलिटी लिया जा सकता है। फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट तो अपने आप में रसचसरा का हिस्सा है, लेकिन इसके अंदर सिस्टमेटिक कैसा किया जाता है, ये लाइन हमको कभी भी वेस्टर्न लोगों से सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों के पास सारी चीजों का डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। और फार्मास्यूटिकल कंपनियां, जो क्लासिकल आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल कंपनियां, कई बार डांडी मारती है। सपोज 21 बार भावना देना है तो 3 बार में खत्म कर दिया, फिर उसका माइक्रो पार्टिकुलेशन बराबर नहीं हुआ, पेशेंट्स को लीवर वगैरह के कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हुए, किडनी के। तो ये सारी चीजें ऐसी, वहां से सीखने के बाद हम इसको हमारी इंडस्ट्री में, हमारे शास्त्र के लिए डेवलप कर सकते हैं। टॉक्सिसिटी स्टडी वगैरह बता दिया मैंने। टॉक्सिक स्टडी छोटे मोटे ज़ेब्राफिश मॉडल से लेके इतने बड़े बड़े मॉडल्स रहते हैं, जो है LD50 बोलते हैं, 15 दिन के लिए देखी जाती है, 50 टाइम्स डोज दिया जाता है। फिर उसके बाद 1 मंथ टॉक्सिसिटी, वो रहता है रेगुलर, एक्यूट टॉक्सिसिटी, सब एक्यूट टॉक्सिसिटी, क्रॉनिक टॉक्सिसिटी स्टडी, दुनिया भर के मॉडल रहते हैं, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि हमारी ड्रग टॉक्सिक नहीं है। स्पेशली ये तब ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब यू आर मिक्सिंग मेनी ड्रग्स, क्योंकि हो सकता है कि दोनों के दोनों ड्रग अपने आप में नॉन टॉक्सिक हो, लेकिन एक साथ मिलाने पे टॉक्सिक हो जाती है। तो टॉक्सिसिटी स्टडी और फार्माकोलॉजिकल स्टडी, एनिमल मॉडल जरूरी होते हैं। और प्लांट टिश्यू कल्चर, दोज हु हैव बिग फार्म्स एंड दोज हु कैन मैनेज फार्म्स एंड कल्टीवेशन वगैरह है, उनके लिए ये नई स्किल बहुत ही ज्यादा मायने रखेगी। बस लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये यही बताता है कि किस तरीके से और 1-2 ब्रांचेस जो छूट जाती है, जिसमें कि आप अपनी फार्माकोलॉजिकल स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। सबसे ऊपर जो आता है, जो इंडस्ट्री पे जो लोग राज करते हैं, जो कल के दिन CEOs बन जाते हैं, कंपनी का पूरा बिजनेस मैनेज करते हैं, क्योंकि बिजनेस चलाने वाला करोड़ों का बिजनेस उनको हैंडल करता है। दिस जॉब इज जनरली हैंडल्ड बाय MBAs। वो MBAs जो जितने आते हैं, उसमें काफी कुछ को अपना सब्जेक्ट बेसिकली मालूम भी नहीं रहता, लेकिन MBAs की स्पेशलिटी रहती, सबका नॉलेज बटोर के वो बता सकता है कि ये मेरा प्रेजेंटेशन। वो गुजराती में MBA के लिए कहावत चलते, मैंने बद्दू आवे, मेरे को सब कुछ आता है। MBA का फुल फॉर्म वो होता है, या मुझे बहुत आता है। तो बेसिकली वो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन वो मैनेजमेंट के लिए सीखना जरूरी है। एंड देन मेडिकल अफेयर्स, क्लिनिकल रिसर्च, डेटा मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद पेटेंट्स, IPR, ये सारी चीजों को यदि एक साथ मिला लिया जाए तो दे विल बी हाईली यूजफुल इन रनिंग द बिजनेस, और हमको अपने आप को एक नया करियर देने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। बस यदि अभी हमने सब कर लिया और देख लिया कि अपना एप्टीट्यूड क्या है, उस हिसाब से एक स्ट्रीम डिसाइड कर ली, थोड़ा सा सुपर स्पेशलाइजेशन कर लिया, इंडस्ट्री में अप्लाई किया, अपना टाइम फ्रेम डिसाइड किया, तो डेफिनेटली द फ्यूचर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्राइट। आज की तारीख में यदि हम चाहें
तो हमारी इंडस्ट्री में हमारी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए रह सकती है। हमारी अपॉर्चुनिटीज 80% दूसरे लोगों के हाथ में नहीं जानी चाहिए। इतना ही मुझे कहना है। थैंक यू वेरी मच अगेन।